तो अगर आप ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। बेसिकली इट इज़ एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एडीआर कहते हैं। अब एडीआर का मतलब ये है कि ट्रेडिशनली हमारे पास लिटिगेशन है एज अ मींस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लिटिगेशन से मुराद जो हमारे कोर्ट्स और कचहरियों के अंदर हमारी लिटिगेशन होती है, जजेस के सामने केसेस प्रेजेंट किए जाते हैं और वो इवेंचुअली एक जजमेंट के फॉर्म में एक फाइनल डिसीजन देते हैं। एडीआर में ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम लिटिगेशन हमारे पास मुख्तलिफ मीन्स हैं जिसके थ्रू हम एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सच एज मीडिएशन, निगोशिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन इटसेल्फ। अगर हम एक फॉर्मेलिटी के स्केल पे देखें कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा फॉर्मल और डिफाइंड है और कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और फ्री है फॉर द पार्टीज, तो लिटिगेशन वुड बी एक्सट्रीमली फॉर्मल एंड negotiation would be extremely informal। इसकी फर्दर डिटेल हम आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक मेनली कवर होगा आज भी और कल भी। जबकि इसके अलावा दूसरी टाइप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन आ जाती है, जिसमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के हवाले से डिस्कशन की जाती है और सिमिलर फोरम्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है कंट्रीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर, वो इस टॉपिक में कवर की जाती है। थर्डली कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन है जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेट करती है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स डिटेल्स ऑफ नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। नेगोशिएशन में बेसिकली कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। जिन दो भी पार्टीज के दरमियान में डिस्प्यूट आया है वो आमने सामने आके कोशिश करती हैं कि रिजॉल्व कर लिया जाए डिस्प्यूट, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इनफॉर्मल। कोई ऐसे रूल्स या लीगल फ्रेमवर्क ऐसा फॉलो नहीं किया जाता। एंड सिमिलरली जो आउटपुट होता है और आउटकम होता है वो भी बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि कोई लीगल फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद हमारे पास जो मीडिएशन या कंसिलिएशन है, ये एक ऐसा मोड है जिसमें हम एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच एक्ट्स एज अ मीडिएटर। अब इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है जिसमें ये बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन एक फॉर्म ऐसी है जिसमें ये बाइंडिंग हो सकती है। बाइंडिंग ये तब होती है जब पार्टीज एक मीडिएशन एग्रीमेंट साइन कर देती हैं और दोनों पार्टीज इस चीज़ पे एग्री कर जाएं कि हम अब जो भी बात तय करके जो भी डिसीजन एग्री करेंगे एंड एज एन आउटकम ऑफ मीडिएशन, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा। तो इन दैट केस मीडिएशन कैन बी बाइंडिंग, बट अदरवाइज इन फ्रंट ऑफ अ मीडिएटर जो ट्राई कर रहा होगा दोनों पार्टीज का डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाए, वो नॉन बाइंडिंग ही होगा। एंड थर्डली वी हैव आर्बिट्रेशन इटसेल्फ। Arbitration is based on an arbitration agreement or typically referred to as arbitration clause। तो इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज पहले से लिख देती हैं, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले से। नॉर्मली, मैं दूसरे केस पे बाद में आता हूँ, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आता है तो हम अपना डिस्प्यूट रेफर करेंगे आर्बिट्रेशन को, एंड देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर विल इट इज मोर rigid as compared to negotiation and mediation, and it is binding because it is there are different legal frameworks that are applied on arbitration, जिसकी वजह से arbitration के रिजल्ट में जो डिसीजन आता है जिसको हम अवार्ड कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड, वो बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर। अब आर्बिट्रेशन दो सूरतों में स्टार्ट की जा सकती है। इधर बिफोर द डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक आर्टिकल लिख देते हैं जिसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट कर देते हैं कि वी विल रेफर आवर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। एंड इन द अदर केस विच इज नोन एज सबमिशन एग्रीमेंट। सबमिशन एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ चुका है और अभी तक पार्टीज ने ये नहीं कहा कि हम अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन पे रेफर करेंगे, तो उसके बावजूद वो दोबारा से एक नया, फ्रॉम स्क्रैच एक नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिसको सबमिशन एग्रीमेंट कहा जाता है, कि वी विल रेफर आवर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो इन दो सूरतों में आर्बिट्रेशन इनिशिएट की जा सकती है। एंड ऑल दीज थ्री आर फॉर्म्स ऑफ एडियाज, the alternate dispute resolution, which is contrary to the typical followed method of litigation। अब आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का थोड़ा सा कंपैरिजन है विद रिगार्ड्स टू देयर वर्किंग। आर्बिट्रेशन में फॉर्मल हेयरिंग होती है जिसमें आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं, विच एक्ट एज अ जज, जिसमें बेसिकली वो कोशिश करेंगे कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। मीडिएशन में जैसे मैंने अभी बताया एक मीडिएटर होता है जो कोशिश करता है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। आर्बिट्रेशन होती कब है कि जब एक फॉर्मल कंप्लेंट आ जाती है, डिस्प्यूट आ जाता है, और फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बेसिस पे आर्बिट्रेशन के साथ प्रोसीड किया जा सकता है। Whereas in mediation, we do not need to have any sort of formal complaint in before any sort of institution.
सिंपल एक डिस्प्यूट आया है, पार्टीज इनफॉर्मली मीडिएशन के लिए जा सकती है। दोनों का बेसिकली गोल यही है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए। आर्बिट्रेशन में दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ एन अवार्ड, जबकि मीडिएशन में किसी भी किस्म का डिसीजन तो आ सकता है, बट दैट डिपेंड्स कि वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। एंड लास्टली द रोल ऑफ आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर। The arbitrator's decisions, as I have previously said, are binding and mandatory by virtue of the legal frameworks that are applied on the arbitration, whereas in mediation, it is again subjective and depends on the presence of a mediation agreement. कि parties ने agree किया है कि क्या हमारा decision binding होगा या नहीं होगा। Alright. So ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एडीआर्स हैं। पार्टीज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए क्यों जाती हैं, और ये आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा आर्बिट्रेशन की तरफ रुझान बढ़ क्यों रहा है लोगों का, स्पेशली कंपनीज का? तो उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। आगे हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से चंद ये हैं कि न्यूट्रलिटी होती है एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम। इसका मतलब ये है कि टिपिकल लिटिगेशन में आपके पास एक लोकलाइज्ड या फिर एक प्री डिटर्मिन्ड फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा कि अगर दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पार्टीज हैं, वो दो पार्टीज सिर्फ उसी पार्टी की कोर्ट में जाएंगी जिसका लॉ एप्लीकेबल है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर इट इज समहाउ यू कुड से बायस टुवर्ड्स दैट पार्टी, कि जिस पार्टी की जो नेशनैलिटी है उसकी तरफ जा रही है हमारा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फोरम है, बजाय इसके कि हमारे पास एक न्यूट्रल फोरम। तो आर्बिट्रेशन में एक बेसिकली न्यूट्रल फोरम प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें नेशनैलिटीज डिसरिगार्ड करके हर किस्म की बायसनेस हटा कर डिसीजन दिए जाते हैं। सेकेंडली, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड अवार्ड्स आ जाती है कि वो इन्फोर्समेंट जनरली रीजनेबली और जल्दी हो जाते हैं। टिपिकली हमारे लिटिगेशन में हमें पता ही है कि कितने लंबे अरसे तक हमारे केसेस जा सकते हैं। थर्डली, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ डिसीजन मेकर होती है। जजेस नॉर्मली हर सब्जेक्ट मैटर के हवाले से एक्सपर्ट्स नहीं होते, लेकिन आर्बिट्रेशन में फॉर एग्जांपल अगर हमारा कमर्शियल डिस्प्यूट किसी इंजीनियरिंग मैटर से रिलेट करता है, फॉर एग्जांपल द टर्बाइंस ऑफ अ डैम, तो हम अपने आर्बिट्रेटर के लिए एक एक्सपर्ट भी बिठा सकते हैं जो एज अ जज हमारा डिसीजन देगा, जो एक इंजीनियर भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो एक लॉयर हो और ये उसकी एक बैकग्राउंड हो, कंप्लीट बैकग्राउंड नॉलेज हो विद रिस्पेक्ट टू लॉ, वो उस सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट भी हो सकता है। एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ आर्बिट्रेशन, कि आप उन लोगों के पास जाके डिसीजन ला रहे हो जिनको वाकई मामले का इल्म और प्रॉपर नॉलेज उनके पास मौजूद है। मूविंग ऑन, इसमें फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस है। बाइंडिंग डिसीजंस होंगे, उनको ओवररूल करना मुश्किल होता है। सॉरी, समवन इज स्पीकिंग। आई गेस समवन जस्ट म्यूटेड, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्टी ऑटोनमी एंड प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। एज आई रिपीटेडली सेड के पार्टीज अपनी विल से आर्बिट्रेशन की तरफ आती हैं, जबकि लिटिगेशन में दे आर फोर्स्ड इनटू लिटिगेशन। वो चाहें या ना चाहें उन्हें जज के सामने पेश होना होगा, जबकि आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज की विल जब तक नहीं होगी कि वो आर्बिट्रेट करना चाहती हैं मामला, तब तक आर्बिट्रेशन शुरू नहीं हो सकती। मूविंग ऑन, इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट और स्पीड का बेनिफिट है। स्पीडी प्रोसेस है, एक्सपीडिटेड प्रोसेस है। लिटिगेशन इज फार मोर एंट्रेंच्ड एंड लेंथी प्रोसेस। एंड सेकंड लास्ट वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। लिटिगेशन में हमारे पास पब्लिक हियरिंग हो सकती है, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा कोई केस नहीं है। आर्बिट्रेशन में पार्टीज पे डिपेंड करता है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड्स को पब्लिक करना चाहती हैं या नहीं। अगर पब्लिक करना चाहती हैं, किस एक्सटेंट तक करना चाहती हैं, क्या वो अपना नाम छुपाना चाहती हैं, तो प्राइवेसी की उनके पास कंप्लीट ऑप्शन मौजूद होती है। एंड लास्टली, फैसिलिटेशन ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट, के एक फ्री इन्वायरमेंट के अंदर एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब तीन कैटेगरीज के अंदर हमारी बेसिकली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिवाइडेड है, बाय द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, एंड थर्डली बाय द एडमिनिस्ट्रिंग इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्ट से क्या मुराद है, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन हो सकती है, और कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन हो सकती है, जिसकी डिटेल हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। बाय विर्च्यू ऑफ पार्टीज टू द डिस्प्यूट, अब हमारे पास किस किस्म की पार्टीज हो सकती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में? दोनों प्राइवेट पार्टीज हो सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, पेप्सी कोला हो सकती है, और उसके खिलाफ कोई भी मल्टीनेशनल आप नेम करें, कोई भी पार्टी आ सकती है। सेकेंडली, प्राइवेट पार्टी वर्सेस अ स्टेट हो सकती है।
फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का आपको शायद रिकॉर्डिंग केस अगर याद हो, उसमें भी आर्बिट्रेशन का केस था जो ICSID के सामने गया था। उसमें पाकिस्तान एज अ स्टेट पार्टी था अगेंस्ट बैरक गोल्ड कंपनी, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी बेसिकली। एंड थर्डली इट कैन बी अ स्टेट वर्सेस स्टेट प्रोसेस एज वेल। In terms of institution, it can be either ad hoc or institutional. This is an important point. और इस पे हम बाद में भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे स्लाइड्स में कि ad hoc से मुराद है एक टेम्पररी प्राइवेट सेटअप जिसमें किसी भी किस्म का इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होगा टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन। और ad hoc में पार्टीज बाय देमसेल्व्स आर्बिट्रेशन इनिशिएट करेंगी, आर्बिट्रेशन का कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन करेंगी और इसेंशियली हर एलिमेंट आर्बिट्रेशन का एड हॉक आर्बिट्रेशन में पार्टीज डिफाइन करेंगी। जबकि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि पार्टीज कह देती हैं कि जो हमारे आर्बिट्रेशन है वो ये इंस्टीट्यूट हल कराएगा या रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल आईसीसी, अब ये आईसीसी हमारे पास क्रिकेट वाली नहीं है, ये है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सिमिलरली मल्टीपल हमारे पास फोरम्स हैं, ICSID है विच इज़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, LCIA है लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, एंड सिमिलरली बेतहाशा इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जो इसेंशली आर्बिट्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं कि पार्टीज आए, उन इंस्टीट्यूट्स को चूज करें और वो इंस्टीट्यूट्स उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करें। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन अभी आगे भी करेंगे। अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें विद रिस्पेक्ट टू केसेस, पास्ट 2 डेकेड्स में स्काई रॉकेट कर गई है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रेफर कर रही हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाएं, और सबसे बड़ी वजह यही है कि लिटिगेशन में आउटकम बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। जजेस बेशक वो एक्सपर्ट्स हों, ऑनरेबल जजेस जो अपने फील्ड में माहिर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी स्टेट्स में ऐसा है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, आप USA या UK के भी अगर टाइमलाइन देखें केसेस में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में टिपिकली और नॉर्मली ऐसा नहीं होता और काफ़ी जल्दी हमें आउटपुट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 6 माह से 1 साल के दरमियान में भी एक कॉम्प्लेक्स केस रिजॉल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू आवर टिपिकल लिटिगेशन। तो अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज चेंजेस देखें कि केसेस कितने रजिस्टर हुए इन द इंस्टीट्यूट्स, पार्टीज कितनी ज़्यादा आई हैं, तो हमारे पास परसेंटेज चेंजेस में 450% ICSID में इजाफा हुआ है और सिमिलरली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने में आई है इन ऑल इंस्टीट्यूशंस, रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। ये स्लाइड्स में बेसिकली बाद में अनिल से भी शेयर कर दूंगा, तो वो पार्टिसिपेंट से भी शेयर कर सकते हैं, तो आप डिटेल्ड ओवरव्यू तब आप देख भी सकते हो। अच्छा, अब ये एडवांटेजेस हैं एंड देन विल मूव ऑन वन बाय वन थ्रू ऑल ऑफ देम। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज पार्टी ऑटोनॉमी। पार्टी ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि पार्टीज आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू कंट्रोल द इंटायर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। जैसे मैंने बताया था, पार्टीज जब तक एग्री नहीं करेंगी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टीज के ऊपर अगर सब कुछ छोड़ दिया गया है तो वो बिल्कुल इस प्रोसेस को अब्यूज कर सकते हैं अपनी फेवर में, या किसी तरह से प्रोसेस को मैनिपुलेट करके एक पार्टी अपनी फेवर में लेके जा सकती है एंटायर प्रोसेस को। ऐसा नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो आर्बिट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जिनमें से एक यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है विच इज़ एसेंशियली अ कन्वेंशन। जो एक मॉडल लॉ की सूरत में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स डिफाइन कर दिए गए हैं बाय यूनिसिट्रल। यूनिसिट्रल क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन है जो डेवलप ही किया गया है कि वो ट्रेड लॉज को रेगुलेट करे। और क्योंकि आर्बिट्रेशन ज़्यादातर फेवरेबल है टू द ट्रेड एसोसिएशंस, टू मल्टीनेशनल कंपनीज, टू इन्वेस्टर्स, तो अकॉर्डिंगली UN की एक बॉडी है यूनिसिट्रल जिन्होंने एक मॉडल लॉ डेवलप कर दी है। अब ये मॉडल लॉ बेसिकली डेवलप किया गया है स्टेट्स के लिए कि वो अपने आर्बिट्रेशन लॉज बनाएं, तो इसके ऊपर बनाएं। तो उन सारी स्टेट्स के लिए बेसिकली जो UN की पार्टी है उनके लिए यूनिसिट्रल मॉडल लॉ बनाया गया है। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन देम कि वो इसको फॉलो करें। ये बेसिकली सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी स्टेट अपनी लेजिस्लेशन करेगी विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन वो इस मॉडल लॉ को देखते हुए कर ले। अब यही मॉडल लॉ एड हॉक आर्बिट्रेशन के दौरान पार्टीज चूज भी कर सकती हैं एज अ गवर्निंग लीगल फ्रेमवर्क। इसका आर्टिकल 19 ये कहता है कि द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स। देयरफॉर रीइटरेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी के हर किस्म की फ्रीडम पार्टीज के पास मौजूद है टू रेगुलेट द इंटायर प्रोसीजर। लेकिन अब इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा मैंने कहा कि वो अब्यूज नहीं कर सकते, वो ये है कि देयर मस्ट बी एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टीज। ऐसा नहीं हो सकता एक पार्टी अपने हक में ले जाए बाय अब्यूजिंग देयर फ्रीडम और वो ओवर पावर करना चाहे दूसरी पार्टी को।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक साइड पे तो हमारे पास ऐसी पार्टी हो जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, और दूसरे एंड पे हमारे पास ऐसी पार्टी मौजूद ना हो। यानी कि एक तरफ हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी हो और दूसरे एंड पर हमारे पास एक बहुत छोटी सी मिनिस्कुल नेशनल लेवल की कंपनी हो। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें माइट इज राइट ही फॉलो होता है एसेंशली, बेशक आपके पास जितने भी इंटरनेशनल लॉज मौजूद हो। तो उसको काउंटर करने के लिए इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज इन थ्योरी लिखा गया है, जिसको प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं है कि इसको डिसरिगार्ड किया जाए। सिमिलरली नोटिस देने होते हैं, हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है टू हेयर देम, टू प्रेजेंट देयर केस, और उनके पास सफिशिएंट नॉलेज हो विद रिस्पेक्ट टू द केस एट हैंड। एंड लास्टली अवार्ड्स जो दिए जाएंगे वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं एंड दे आर डिलीवर्ड टू द बोथ पार्टीज। And now, to the extent neither the parties nor the model are regulated in issue, which will be all right. So हो सकता है मॉडल लॉ में कुछ ऐसे गैप्स हों जो कवर ना करें द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। तो अब उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, जो हमारे बेसिकली जजेस के तौर पे काम कर रहे हैं आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर में, जो आर्बिट्रेटर्स हैं, उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि उन गैप्स के हवाले से वो अपने लीगल नॉलेज या अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए उस गैप का आंसर दें। तो अगर मॉडल लॉ में कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका आंसर मौजूद ना हो, तो वो आर्बिट्रेटर्स रिजॉल्व कर दें। Now moving on to confidentiality, as the name indicates itself, it is up to the parties के firstly everything is confidential, सारी hearings, evidences, parties के नाम तक, in the awards, सब कुछ confidential रखा जाता है। उसके बाद जो awards issue होते हैं जो written form में publish किए जाते हैं to the both parties, then it depends on the parties कि क्या वो awards public करना चाहते हैं या नहीं। अगर पब्लिक करना चाहते हैं, क्या वो पार्टीज अपना नाम छुपाना चाहती हैं, क्या वो सब्जेक्ट मैटर के डिस्प्यूट के अंदर जो मॉनेटरी कैलकुलेशंस मौजूद हैं, जो डैमेजेस मौजूद हैं, क्या वो उसकी अमाउंट छुपाना चाहती है या नहीं। तो ये सारा कुछ पार्टीज पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली अगर उन्होंने एडॉक आर्बिट्रेशन चूज नहीं की, अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन फॉलो की है जिसमें इंस्टीट्यूट रेगुलेट कर रहे हैं इंटायर प्रोसीजर को, तो उस इंस्टीट्यूट के अपने रूल्स बताएंगे कि किस हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो होगी। तो बेसिकली यहाँ पे फिर लॉयर्स का रोल आ जाता है कि जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिज़ाइन हो रहा हो जिसकी बेसिस पे आर्बिट्रेशन होती है, जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या एडॉक आर्बिट्रेशन होगी या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होगी, और अगर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होगी तो कौन सा इंस्टीट्यूट फॉलो होगा। तो वहाँ पे लॉयर्स ने देखना होता है कि हमारी पार्टी क्या चाह रही है। अगर वो चाह रही है ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी हो और हम हर तरह से चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखें, तो वो लॉयर्स वो वाले इंस्टीट्यूट्स पिन पॉइंट करेंगे फॉर द पर्पजेज ऑफ आर्बिट्रेशन जो कॉन्फिडेंशियलिटी को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो सिमिलरली इट डिपेंड्स के पार्टीज ने क्या चूज किया। थर्डली न्यूट्रलिटी एंड एक्सपर्टीज, जिस तरह पहले बात हुई थी कि एक न्यूट्रल फोरम प्रोवाइड किया गया है एज अपोज टू द कोर्ट सिस्टम ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, के जहाँ पर एक न्यूट्रल लेवल के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठ के अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली व्हाट द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अभी तक हमने बहुत सारे फ़ायदे तो देख लिए हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह जो इस कायनात में एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। डिसएडवांटेजेस या आप कह सकते हो कि कौन इसके क्या हैं जो फेवरेबल इतने नहीं है। वो फर्स्टली ये कि जो अवार्ड्स आर्बिट्रेटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स इशू करते हैं उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है। हमने कॉमन लीगल सिस्टम जो अडॉप्ट किया हुआ है अपनी कंट्री में, उसमें जो भी जजमेंट्स आती हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा कोई प्रोसीजर या ऐसा कोई रैशनल एग्जिस्ट नहीं करता कि अवार्ड्स एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग हो। हर अवार्ड इंडिपेंडेंट होता है, उनके लिए रीजनिंग तो ली जा सकती है दूसरे अवार्ड से, लेकिन वो फिर भी एज अ प्रेसिडेंट फॉलो नहीं किए जाते इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग अ बाइंडिंग डिसीजन फॉर द सब्सिक्वेंट अवार्ड्स। एडिंग टू दिस, समरी जजमेंट प्रोसीजर्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते। टिपिकली लिटिगेशन के अंदर तो ये फॉलो किया जाता है कि, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा मौजूद नहीं होता। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन ट्रिब्यूनल मेंबर्स जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं। आर्बिट्रेटर्स जितने ज़्यादा आपने सोच के सेलेक्ट किए हों तो वो आपके लिए फेवरेबल है। अगर कोई डम्ब सा आर्बिट्रेटर उठा लिया है जिसको ना ही कुछ पता है, वो बैठा डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो सारा तो उसी पे डिपेंड करता है वो कैसा डिसीजन देता है। थर्ड, एडिंग टू दिस, सॉरी, अच्छा,
तो मल्टी पार्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, दो पार्टी से ज़्यादा भी पार्टीज आ सकती हैं, डिफरेंट कंपनीज आ सकती हैं, दो से ज़्यादा, तीन, चार, पांच पार्टीज भी टू द सेम डिस्प्यूट रेलिवेंट हो सकती हैं। तो जब ऐसा केस हो तो आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि सेम आर्बिट्रेटर्स बैठे हैं, एक या तीन या पांच, तादाद पे हम बाद में आएंगे जब हम अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे। तो मल्टी पार्टी डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं एज कम्पेयर टू कोर्ट्स। हमारी कोर्ट्स जो भी ऑर्डर करती टाइम करो मैं दावत आऊंगा। जी। सही है वो पर्दी बन लो। सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आ रही है। आप रिपीट कर सकते हैं क्या कह रहे हो? या फिर चैट बॉक्स में बेशक टाइप कर दें, मैं चैट में देख लेता सर आप है ना ऐसे करें, कंटिन्यू करें, किसी ने गलती से माइक ऑन कर दिया था। हूँ। ऑलराइट। अच्छा, तो ट्रिब्यूनल्स के पास इतनी पावर्स नहीं होती जितनी कोर्ट्स और जजेस के पास होती हैं। जजेस कोई भी ऑर्डर पास करें एग्जेक्टिव के थ्रू वो फॉलो हो जाता है, लेकिन जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो सिर्फ एक अवार्ड इशू कर सकते हैं। उस अवार्ड को इन्फोर्स करवाने की पावर उस आर्बिट्रेटर के पास मौजूद नहीं है। वो सिर्फ अपनी थिंकिंग के, रैशनल और दिमाग के बेसिस पे एक डिसीजन दे देगा कि डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व हो। अब वो रिजॉल्व किस तरह से होगा उस पर डिटेल डिस्कशन हमारी कल होगी, लेकिन बेसिकली वो बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स होगा। इन्फोर्समेंट के ऊपर हमारी एक प्रॉपर ट्रीटी मौजूद है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, और वो इन्फोर्समेंट बेसिकली कोर्ट से करवाती है, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स के पास ऐसी पावर्स मौजूद नहीं होती। हेडिंग टू दिस, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इन सम केसेस। जनरली कॉस्ट आर्बिट्रेशन की एज कम्पेयर टू लिटिगेशन कम होती हैं, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स केसेस जिसमें ट्रिब्यूनल हमारे पास एक्सटेंसिव हो, तीन बंदे मौजूद हों इन द ट्रिब्यूनल, या पांच हों, या इंस्टीट्यूट की कॉस्ट हो, तो वो ज़्यादा पाइल अप होते होते ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन। मूविंग ऑन, इन्फोर्समेंट, वंस अगेन एज आई जस्ट सेड, इन्फोर्समेंट जो हमने कोर्ट से करवानी होती है तो वो वंस अगेन मैटर, क्योंकि अब कोर्ट में आ गया तो वो एक्सटेंसिव और एंट्रेंस्ड प्रोसेस में जा सकते हैं एज अ लिटिगेशन। एंड लास्टली, लैक ऑफ मेरिट बेस्ड अपील मैकेनिज्म्स। हमारे पास जो डिसीजन आता है इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड इन आर्बिट्रेशन, उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है विद रिस्पेक्ट टू अपील। तो इस वजह से ये एक तरह से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अपील्स का प्रोसेस अगर अलाउ कर दें तो वो अपील दर अपील, और जिस तरह हमारे यहाँ लिटिगेशन में केस शुरू होता है लोअर कोर्ट से और वो चलता चलता सालों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, अपील होती रहती है उस पर, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और आउटकम इतनी देर में नहीं आ पाता। और इस डिले की वजह से ही कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एक तरह से फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन ये जो अपील का मैकेनिज्म है हमारे आर्बिट्रेशन के अंदर, इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड। अब ये हम कल भी इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉपिक यहाँ पर इतना बता दूं कि जो सब्सटेंटिव मैटर्स होते हैं जो डील करते हैं पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन से, जो मेरिट्स ऑफ द केस होते हैं उनके ऊपर लिमिटेड अपील की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा मैटर्स के हवाले से अपील ऐसा नहीं की जा सकती। ऑलराइट, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कोर फीचर्स। ये फिर से थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है कि पार्टीज प्राइवेट पार्टीज हो सकती हैं, स्टेट एज अ प्राइवेट पार्टी आ सकती है, टू स्टेट्स भी हो सकती हैं। एंड एडिंग टू दिस, जो कंसेंट है आर्बिट्रेशन का या फिर आर्बिट्रेटर की जुरिस्डिक्शन का ओवर द डिस्प्यूट, वो अराइज करेगा, वो ओरिजिनेट करेगा बाय द आर्बिट्रेशन क्लॉज या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब उस आर्बिट्रेशन क्लॉज या आर्बिट्रेशन में क्या इंक्लूड किया जाएगा और वो आर्बिट्रेशन क्लॉज दिखता कैसा है, उसके लिए मैं एक सेकंड दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा एक सेपरेट विंडो। Is it visible to everyone? कोई थम्स अप दे दे या चैट में बता दे बेशक। No, sir, your USB is not visible. अच्छा, तो बेसिकली अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ Sorry, है। sir. Now it is visible. डॉक्यूमेंट खोला है विच इज़ मूड प्रॉब्लम, जो कि विज मूड के हवाले से शेयर की गई थी इन 2021 आई गेस। तो इसमें बेसिकली एक एग्जिबिट है जो सेल्स एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। ये इसका प्रीएम्बल है, इसमें अब इनकी पार्टीज के नाम आ गए हैं,
ये आप दे सकते हैं सेलर का नाम है, ये बायर का नाम है, एंड सिमिलरली इनकी ऑब्लिगेशंस डिफाइंड है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टॉपिक से हमें यहाँ पर बेसिकली हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज लोकेटेड है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो फर्स्ट जो क्लॉज है वो कह रहा है द कोर्ट्स इन मेडिटेरेनियो which is the state of one of the party has exclusive jurisdiction over any dispute arising out of this connection subject to the buyer's right to go to arbitration pursuant to paragraph 2। अब पहले पैराग्राफ में हमें बेसिकली बता दिया गया कि कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है बट दिस इज सब्जेक्ट टू द बायर्स राइट टू गो टू आर्बिट्रेशन। अब हमारे पास जो आर्बिट्रेशन क्लोज है वो बेसिकली ये सेकंड क्लॉज है कंप्लीट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ये कहता ही है कि द बायर हैज द राइट टू रेफर एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स एग्जिस्टेंस वैलिडिटी और टर्मिनेशन टू आर्बिट्रेशन। ये यहाँ तक लाइन जो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई भी इशू या कोई भी डिस्प्यूट आता है वो बायर रेफर कर सकता है टू आर्बिट्रेशन। अब मजीद पढ़े तो ये कहते हैं अंडर द LCIA रूल्स which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause। अब क्योंकि इन्होंने LCIA रूल्स को चूज कर लिया है, these are the rules of the London Court of International Arbitration and therefore they have opted for institutional arbitration। और उन्होंने अपना सारा जो आर्बिट्रेशन के हवाले से मैटर है वो रेफर कर दिया टू द लंडन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और उन्होंने इंटायर उनका लीगल फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लिया फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। मूविंग ऑन, इन्होंने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिफाइन किए हैं विद इन दिस आर्बिट्रेशन क्लॉज विच आर 3। उसके बाद बता दिया अपॉइंटमेंट का तरीकाकार कि ईच पार्टी हैज द राइट टू नॉमिनेट वन आर्बिट्रेटर while the presiding arbitrator shall be appointed by the institution। Moving on, it says that the seat or legal place of arbitration shall be Vindobana, Danubia। सीट और लीगल प्लेस पे थोड़ी सी डिस्कशन हमारी अभी आएगी आगे। मूविंग ऑन, ये कहता है द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन का बता दिए। एंड लास्टली, गवर्निंग लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ डेनूबिया। डेनूबिया इज बेसिकली अ स्टेट विद इन दिस मूड प्रॉब्लम। तो गवर्निंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया है, सीट और लीगल प्लेस का बता दिया है, लैंग्वेज का बता दिया है, आर्बिट्रेटर्स की तादाद का बता दिया है और उनको अपॉइंट करने का तरीकाकार बता दिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ दे आर गोइंग टू मैटर रेफर दिस मैटर टू आर्बिट्रेशन एंड अंडर विच रूल। ये सारा कुछ बेसिकली बता दिया है उन्होंने विद इन दिस आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, द आर्टिकल 21 सब क्लॉज 2, एंड देयरफॉर दे हैव अडॉप्टेड एन आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर देयर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, हमने अभी पीछे बात की थी कि बेशक पार्टी ऑटोनॉमी है लेकिन वो पार्टी ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड है टू द पॉइंट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। अब अगर हम ये वाला आर्बिट्रेशन क्लॉज देखें, इसकी फर्स्ट लाइन कहती है द बायर हैज द राइट टू रेफर एनी डिस्प्यूट, मीनिंग दिस के आर्बिट्रेशन को रेफर करने का राइट सिर्फ बायर को दे दिया गया है और सेलर के पास वो रेस्ट नहीं कर रहा राइट। देयरफॉर वो इक्वल ट्रीटमेंट का पॉइंट थोड़ा सा वायलेट हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये बेशक आर्बिट्रेशन तो शुरू हो जाएगी लेकिन आर्बिट्रेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जब पेश किए जाएंगे तो उसमें से एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ये मैटर आर्बिट्रेबल ही नहीं है क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज ही इनवैलिड है बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। तो वो सिमिलरली हमारे आगे अगर हम कोर फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज को फॉलो ना करें तो मुख्तलिफ इशूज आ सकते हैं, और इनमें से मैंने एक इशू की आपको एग्जांपल अभी दी है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज को इस केस में फॉलो नहीं किया गया। अब यहाँ पे बेसिकली आर्बिट्रेशन क्लॉज में सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ होती है और वो द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया था ऑन द लास्ट लाइन, द गवर्निंग लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ डेनूबिया। सिमिलरली ये प्रोसीजरल लॉ भी बताता है, प्रोसीजरल लॉ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होती है विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लेक्स आर्बिट्री विच इज इट्स लैटिन टर्म एंड विच वॉज चोजन टू बी LCIA रूल्स विद इन द प्रीवियस मूड प्रॉब्लम। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, ये जूम शो कर रहा है दैट वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो डू वी जॉइन विद इन द सेम लिंक वंस अगेन और विल अनदर लिंक बी शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स? No, sir, with the same link. ऑलराइट, तो आई गेस बिफोर वी मूव ऑन तो हम रीजॉइन कर लेते हैं सारे ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। क्या है
अच्छा, so similarly they will also select the procedural law which is called the seat of arbitration or lex arbitrari. Seat of arbitration is basically कि parties कोई ऐसी जगह या state choose करती है जिसका law वो adopt करेंगी for the purposes of the procedure of the arbitration. Arbitration के दो parts होते हैं, एक होता है substantive part, एक होता है procedural part, और दोनों को separate legal frameworks govern करते हैं. Substantive law is regulated by the contracts law, the applicable substantive law as was defined by the previous moot problem. And similarly, procedural law is regulated by the seat of the arbitration. Seat is also sometimes called the legal place of arbitration or lex arbitrari. तो किसी भी स्टेट का लॉ चूज किया जा सकता है एज बीइंग द प्रोसीजरल लॉ, और किसी भी स्टेट का लॉ चूज किया जा सकता है एज अ सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Similarly, seat of the arbitration can also be the rules of arbitral institutes such as ICC, LCIA, SCC, SIAC, Hong Kong International Arbitration, या किसी भी इंस्टीट्यूट का आप चूज कर सकते हैं. Alright, so arbitration clause की significance क्या है, और basically वो arbitration clause या arbitration agreement जिस भी आपको दिखाया था is the constitution of arbitration in one line. अब उसकी बेसिस पे हमारा पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और रेगुलेट किया जाएगा, इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली होता ये है कि पार्टीज निगोशिएट कर रही होती हैं और वो डायरेक्टली खुद ही, जिनके ऐसे लीगल एक्सपीरियंस नहीं होता, खुद ही इंसर्ट कर देती है कि हाँ अगर कोई डिस्प्यूट आया हम आर्बिट्रेशन कर लेंगे, और इस वजह से वो काफ़ी कोर जो एलिमेंट्स होते हैं आर्बिट्रेशन के लिए जो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है वो मिस आउट कर जाते हैं और गैप्स क्रिएट हो जाते हैं. और लेकिन क्योंकि अब उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए तो रेफर कर दिया है मामला, लेकिन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ती होती हैं. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स और द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स और एनी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो उन चीज़ों को कवर करना होता है और डिसाइड करना होता है ट्रिब्यूनल ने. अब इन गैप्स की वजह से, क्योंकि पार्टीज ने खुद ही ये डिफाइन नहीं किया और ट्रिब्यूनल ने पहले वो गैप्स डिसाइड करने हैं बिफोर दे कैन इवेंचुअली डिसाइड द डिस्प्यूट, प्रोसेस इटसेल्फ लंबा हो जाएगा. और क्योंकि पार्टीज ने बस जल्दबाजी में आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑन द गो डिसाइड कर लिया था विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो इस वजह से उसका फायदा ऐसा नहीं रह जाता, क्योंकि वो फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है, उस पर एक्सटेंसिव डेट्स होती हैं दोनों साइड से, इवन के जब तक डिस्प्यूट पे बात शुरू भी नहीं हुई होती. तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि एक एक्सपर्ट या फिर कोई लीगल नॉलेजेबल बंदा आर्बिट्रेशन क्लॉज को डिफाइन करे और ड्राफ्ट करे, क्योंकि अगर ये डिफेक्टिव हो तो पूरा उसका जो फायदा है आर्बिट्रेशन का वही खत्म हो जाता है. तो इसके कोर एलिमेंट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्टली द एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट, और वो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है बाय अ बाइंडिंग लैंग्वेज. यू विल नॉट से दैट द पार्टीज मे रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक लीगल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, इट इज़ नॉट बाइंडिंग. हमारी ऑप्शन है कि हम आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, ना जाना चाहें तो हम लिटिगेशन के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो डिस्प्यूट. सेकेंडली आपने बताना है कि इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल पिछले प्रॉब्लम के अंदर जो मैंने CIA रूल्स, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट अगर एडहॉक कुछ डिफाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशन बी डिफाइंड क्लियरली, तो हमारे इस आर्बिट्रेशन क्लॉज में नहीं है, लेकिन अगर ये कर देते तो बेहतर था. बट स्टिल इट कैन बी इन्फर्ड के LCIA इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द इंस्टीट्यूट जिसके पास हम मैटर रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स भी वही अपॉइंट कर रहे हैं और रूल्स भी LCIA के फॉलो किए जा रहे हैं. तो इस वजह से वी कैन इन्फर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी इज LCIA. Moving on, governing law has to be specified. Governing law means the substantive law, और वो डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की बेसिस पे फिर सारे लीगल आर्ग्यूमेंट्स आगे डेवलप किए जाएंगे मेरिट्स ऑफ द केस के हवाले से. मूविंग ऑन, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कि वेन्यू क्या होगा, आर्बिट्रेशन कंडक्ट कहाँ पे होगी, प्रोसीडिंग्स और हेयरिंग्स की कहाँ पे जाएंगी, ये भी लिखना ज़रूरी है ताकि पता हो और कोई गैप ना रह जाए, क्योंकि अगर ये गैप रह जाए तो बाद में ट्रिब्यूनल ने इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट सुनने होंगे और प्रोसेस दोबारा से लेंथी हो जाएगा. मूविंग ऑन, स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. स्कोप से मुराद ये है कि वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगा. इस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर उन्होंने हर
डिस्प्यूट जो इस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज कर रहा है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिए, तो इसका स्कोप काफी वाइड है। द पार्टीज कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय सेइंग कि ये खास मसाइल या डिस्प्यूट्स अगर आते हैं तो उस पर हम आर्बिट्रेशन करेंगे। Moving on, number, method of selection, qualification of arbitrations, arbitrators ये भी specify की जा सकती है, and lastly the language of arbitration. These are the core elements. ये वो elements हैं जिनका लिखना जरूरी है. Now some other elements to consider जो लिखना तो शायद जरूरी ना हो, लेकिन जब आप core elements decide कर रहे हो, उनको decide करते हुए आपने ये चीजें consider करनी है. Firstly, for example, confidentiality. Institutional arbitration के लिए जा रहे हैं हम, LCIA के लिए जा रहे हैं, LCIA के रूल्स क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे? मेरा क्लाइंट ये चाहता है कि उसका नाम कहीं भी ना आए पब्लिक में, तो क्या LCIA के रूल्स अलाउ कर रहे हैं फॉर दैट एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉट? सिमिलरली हमने इसी एलिमेंट्स को कंसिडर करते हुए अपने कोर एलिमेंट्स डिसाइड करने होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के अलावा अदर एलिमेंट्स में हमारे पास कॉस्ट आ जाती हैं, इंटरेस्ट अवार्ड आ जाती है, डिस्क्लोजर और डिस्कवरी of evidences of award itself वो आ जाता है, फास्ट ट्रैक और अदर प्रोसीजरल रूल्स। फास्ट ट्रैक से मुराद ये है कि यू स्पेसिफाई अ टाइम लिमिट और यू स्पेसिफाई कि हमें फास्टली we have to resolve this process or we have to resolve this dispute within 6 months for example। तो वो एक्सपीडिएटेड प्रोसीजर होता है बेसिकली, जिसके लिए स्पेसिफाई करना होता है कि वी वांट टू गो, पार्टीज वांट टू गो फॉर दैट प्रोसीजर। अब अगर उस प्रोसीजर के लिए फॉर एग्जांपल जाना है and the LCIA rules do not allow going for such fast track rules, but you have chosen LCIA, तो ये दोबारा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो आपने बिफोर डिसाइडिंग द कोर एलिमेंट्स यू हैव टू कंसिडर के दूसरे एलिमेंट्स क्या हैं, और उनको कंसिडर करते हुए आपने अपने कोर एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिसाइड कर लिया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन है और इस वजह से आपने हर चीज़ जो वहाँ पर लिखनी है वो काफ़ी सोच समझ के लिखनी है, और आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म का गैप ना छूटे उसमें। एंड लास्टली मल्टी-टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस। मल्टी-टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन से पहले आपने किसी तरह से डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन से पहले आप निगोशिएशन या मीडिएशन करना चाहते हैं या नहीं, एंड इफ यू वांट टू डू दैट तो उसको फिर से आपने कंसिडर करना है कि क्या उसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में डाला जाएगा या नहीं। ऑलराइट, we have covered this topic extensively already के why not simply litigate। ADR और litigation में फ़र्क है। Arbitration is private, state supported, temporary, contractual, based on the will of the parties। Same goes for mediation, वो भी temporary है, will of the parties पे depend करती है, although it may be binding or not। Same is the case with negotiation, which is also dependent upon the will of the parties। On the contrary, litigation is not, and it is a binding form of dispute resolution। And as I have stated कि companies, investors सारे अब modern trend ही ये है due to the globalization and the convenience that arbitration offers कि arbitration is being preferred over litigation in the contracts that the parties execute। Arbitration और mediation का comparison हमने पहले ही कर लिया था। When we compare them to litigation, litigation is a completely adversarial process जिसमें judge बैठा हुआ है। It can be inquisitorial as well depending on the courts, जिसपे पार्टीज एविडेंसेस प्रेजेंट करेंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एविडेंसेस पेश किए जाएंगे और जज डिसाइड करेगा। होता कब है? जब कंप्लेंट लॉन्च की जाती है, कोई या तो सूट फाइल किया जाएगा या फिर किसी भी किस्म का पेट आएगा। एंड व्हाट इज द गोल? गोल इज एसेंशियली द सिमिलर फॉर ऑल थ्री के वी हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। रोल ऑफ आर्बिट्रेटर और मीडिएटर और डिसाइडर, जज हमारे इस केस में लिटिगेशन में होता है, एंड वी ऑल नो दैट जज डिसीजन इज मैंडेटरी एंड बाइंडिंग अनलेस इट इज ओवरटर्न्ड बाय सुपीरियर कोर्ट। एंड लास्टली द डिफॉल्ट पब्लिसिटी एंड प्रेसिडेंशियल वैल्यू। आर्बिट्रेशन की अवार्ड्स की कोई एज सच प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है, दे कैन बी कॉन्फिडेंशियल और नॉट। मीडिएशन का भी सेम केस है, but in litigation the judgments are public and they do set a future precedent for the upcoming judgments। Now let's move on towards, अब wrap up करते हैं एक दफा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है क्या। It is a means of resolving dispute, an alternate dispute resolution mechanism between private parties to the contracts with arbitration clauses। arbitration clause है, parties के दरमियान साइन हुआ है, which can be included in a contract and therefore it leads to international commercial arbitration।
कमर्शियल की वजह से प्राइवेट पार्टीज आ रही हैं, जिसमें स्टेट कैन ऑल्सो बी अ प्राइवेट पार्टी, एंड देयरफॉर बाय द virtue of arbitration clause we go for the arbitration. अब कॉन्ट्रैक्ट विद एन आर्बिट्रेशन क्लॉज में सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन सारों का होना जरूरी है, दैट द कंसेंट टू आर्बिट्रेटर्स जुरिसडिक्शन, व्हिच इज एसेंशियली कि हम रेफर कर रहे हैं मैटर टू आर्बिट्रेशन टू आर्बिट्रेटर्स, दैट दे विल डिसाइड द आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट. Substantive law, seat of the arbitration, or the procedural law of the arbitration, and similarly the arbitral institutes that will govern arbitration. ये सारा कुछ arbitration clause के अंदर कवर करना जरूरी है. टाइप्स आ गई हैं once again, institutional और ad hoc. Institutional are overseen by an institutional body. हर institute के अपने defined set of rules हैं which can be followed by the parties, क्योंकि parties जब refer करती हैं their dispute to the institute, they opt for their legal framework और वो सारा adopt करके फिर accordingly follow किया जाएगा. Some examples are ICC, LCIA, ICDR. Ad hoc arbitration में सारा कुछ जो है matter जो regulate किया जाता है that is privately done by the parties and decided by them. अब वो individual arbitrators decide करेंगे on the basis of their will. अब individual arbitrators कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी शख्स को, किसी भी expert को appoint कर सकते हैं, contrary to the constituted institutional arbitration, जिसमें institute के rules ने decide करना था कि arbitrators कौन होंगे और किस तरह से appoint होंगे. Similarly, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से arbitration rules follow करेंगे. वो de novo एक न्यू सेट ऑफ रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर देयर ओन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और या फिर वो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेट्रल मॉडल लॉ. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं. स्टार्ट हम शुरू से बात करें कंपनीज की, इन्वेस्टर्स की, ट्रेड की, तो स्टार्ट भी आर्बिट्रेशन का ट्रेड एसोसिएशंस की वजह से हुआ है. सारा चक्कर ये है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो जो अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर वो किसी डिस्प्यूट में फंस रहे हैं, वो स्मूथली और कन्वीनियंटली और क्विकली निकल आए और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, ताकि कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो सके, कॉन्ट्रेरी टू लिटिगेशन जिसमें प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है. अब सिमिलरली आर्बिट्रेशन क्लॉजेज एंकरेज किए जाते थे initially by the trade associations such as London Association. Eventually in 1900s हमारे पास इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गया टू फैसिलिटेट इंटरनेशनली, और उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खोल दी इन 1923. तो इट डेट्स रियली बैक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी नाउ. उसके बाद हमारे पास जेनेवा प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो इवेंचुअली डेवलप कर गए in the form of convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, which is called New York Convention, which was ratified in 1958. ये सबसे important convention है अभी तक हमारे लिए, क्योंकि ये सारा बेसिकली recognition और enforcement of arbitral awards का mechanism बता रही है और एक legal framework provide कर दी है, जिसके बेसिकली 172 participating states हैं. तो इसकी एक रिकग्नाइजिंग क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने फॉलो किया है, और इस वजह से आर्बिट्रल अवार्ड्स रिकग्नाइज भी हो रहे हैं और इन्फोर्स भी हो रहे हैं. इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम थोड़ी कल करेंगे. अब न्यू ईयर कन्वेंशन बेसिकली जो थी, एज आई जस्ट सेड, इट वाज बेसिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स. तो अभी डिटेल डिस्कशन में इसकी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम अभी रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट को इतना डिस्कस नहीं किया. दैट इज आवर टॉपिक फॉर टुमारो, तो वी विल कम बैक टू न्यू ईयर कन्वेंशन टुमारो. नाउ लेट्स डिस्कस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. हमारे पास इंटरनेशनल सेट ऑफ कन्वेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर कन्वेंशन. उसके बाद हमारे पास नेशनल लेजिस्लेशंस हो सकती है. पाकिस्तान का आर्बिट्रेशन एक्ट फ्रॉम 1940 विच इज नाउ बीइंग अपडेटेड, and hopefully we'll get an update very soon, which can be based on UNCITRAL model law. तो हमारे पास एक globalized model law भी exist कर रहे हैं, and to the contrary हमारे पास national legislations भी exist करती हैं जो regulate करी है arbitration को. उसके बाद हमारे पास institutional rules है, ICC, LCIA, Hong Kong International Arbitration Center, ICSID tribunals, तो सारे इंस्टीट्यूट के भी अपने रूल्स हैं. एंड देन वी हैव, अभी तक ये हमारे थे हार्ड लॉज कि अगर पार्टीज इन्हें ऑप्ट कर रही हैं ये उनके ऊपर बाइंडिंग है एंड दे हैव टू फॉलो देम व्हाटएवर द केस. इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्ट लॉज. सॉफ्ट लॉज ऐसे लॉज हो जाते हैं जो गैप्स में हमारी हेल्प करते हैं टू फिल दोज गैप्स एंड टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दैट इशू. अब तो सॉफ्ट लॉज में हमारे पास इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के रूल्स ऑफ एथिक्स आ जाते हैं.
तो इस तरह के मुख्तलिफ लीगल फ्रेमवर्क्स हमारे पास हैं जो एक broader scheme of international commercial arbitration defined कर रहे हैं, starting from international conventions, moving on to national legislations, then we have institutional rules, and then we have different types of soft laws. Now let's go back to ad hoc versus institutional. I believe कि अब हमें इसमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि I have explained in detail कि ad hoc क्या है, institutional क्या है. Ad hoc on the will of parties एक private एक सेटअप है जो पार्टीज ने खुद डिफाइन करना है. इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन वो आर्बिट्रेशन है जिसमें पार्टीज ने खुद मैटर रेफर कर दिए टू एन इंस्टीट्यूट, और पूरा इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रेगुलेट करेगा, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स मौजूद हैं जो आप स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं. The difference basically between them is के with respect to cost, इंस्टीट्यूशंस की डिफाइंड कॉस्ट होती है. आर्बिट्रेशन के लिए आपने आर्बिट्रेटर्स को भी कॉस्ट पे करनी होती है, और अगर आप इंस्टीट्यूट को रेफर कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट की भी कुछ कॉस्ट होती है, क्योंकि जब वो मैटर्स रेगुलेट कर रहे हैं तो सेक्रेटेरिएट डिवीजन फॉर एग्जांपल जिस तरह होती है जो डॉक्यूमेंट्स को रेगुलेट करती है, तो अब इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट्स रेगुलेट करेगी, केस को मैनेज करेगी, इंश्योर करेगी नोटिस जा रहे हैं पार्टीज को, तो उस सारी चीज़ों की भी कॉस्ट होती है जो पार्टीज ने पे करनी होती है. एड हॉक में सारा कुछ क्योंकि पार्टीज मैनेज कर रही है तो वो खुद निगोशिएट करेंगी आर्बिट्रेटर्स की फीस क्या है, कोई भी ओवररन्स आ रहे हैं, मिसलेनियस फीस आ रही है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन या वेन्यू जो डिसाइड हुआ था उसका किराया आपने पे करना है, तो उस तरह की सारी कॉस्ट फिर वो पार्टीज खुद निगोशिएट करेंगी. इंस्टीट्यूशनल में ये सारा कुछ रेगुलेट इंस्टीट्यूट करेगा और पैसे पार्टीज वो जो फिक्स्ड है वो पे करेगी. प्रोसीजर के हवाले से डिफरेंस ये है कि एड हॉक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये सारा डिपेंडिंग पार्टीज के बिल के ऊपर करता है. इंस्टीट्यूशनल थोड़ा सा रिजिड है आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, बट इट्स बेनिफिट इज दैट इट इज प्रिडिक्टेबल, के पार्टीज को पता है कि अब हमारा आगे क्या होगा, एक लाइफ स्पेन है, एक टाइमलाइन है, डिफाइंड हमारे पास प्रोसीजर है जो फॉलो होगा. एड हॉक में ऐसा नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर. इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की वजह से जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है इट इज़ मोर लाइकली टू रिजल्ट इन एन इन्फोर्सेबल अवार्ड. लेकिन एड हॉक क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल प्रोसेस है, क्योंकि ये पार्टीज पे डिपेंड करता है जो पहले ही एक डिस्प्यूट में है और उन दोनों के एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा वल्नरेबल है और इसमें ज़्यादा रिस्क है विद रिस्पेक्ट टू दी अवार्ड. जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है उसमें इंस्टीट्यूशनल में हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, सारे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे उस इंस्टीट्यूट के जो सारा मैटर रेगुलेट कर रहे होंगे. एड हॉक में वो सारा कुछ फिर से डिपेंड करेगा पार्टीज की कोऑपरेशन पे, और हम कैसी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब पहले ही एक डिस्प्यूट पार्टीज के दरमियान आ चुके हैं. तो इस वजह से एड हॉक के कुछ अपने कॉन्स हैं, इंस्टीट्यूशनल के कुछ कॉन्स हैं, और तो पार्टीज की इसेंशियली विल पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं. अब वंस अगेन ये रूल्स का कंपैरिजन है. आई शेयर द स्लाइड्स, आप इनसे गो थ्रू कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोसीडिंग्स या एक्सपेडिटेड प्रोसीडिंग्स है, फास्ट ट्रैक है, तो उसमें आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कहता है, एलसीआईए क्या कहता है, इक्साइड क्या कहता है. सिमिलरली एक कंपैरिजन दिया गया इस टेबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल रूल्स. ये स्लाइड, these are the examples of institutes that support institutional arbitration. Ad hoc it is not administered by any institution, it depends on the parties. These are the examples of the main dispute resolution institutes, and then we have arbitration agreements. All right. अच्छा, तो arbitration agreement बन रहा है. अब arbitration agreement फॉर एग्जाम्पल पार्टी ऐसी है जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी है, क्योंकि वो सिग्नेटरी है तो just by the virtue of being a signatory and a ratifying party to the convention, उनके ऊपर कुछ legal obligations आ रही है by the virtue of them being a ratifying party with respect to their arbitration agreement. अब न्यूयॉर्क कन्वेंशन कहता ही है कि इट्स आर्टिकल 2 सब क्लॉज 1 के essentially उसका क्रक्स ये है कि पार्टीज की दो ऑब्लिगेशंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ये कि पार्टीज ने अगर आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिया मैटर बाय एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देन दे आर बाउंड टू गो फॉर आर्बिट्रेशन. And negative obligation is to refrain from referring the matter to any other forms of dispute resolution. As simple as that. अब requirements हैं under New York Convention with respect to arbitration agreement के ये written form में हो, existing या future disputes को refer करता हो और उससे deal करता हो. Thirdly, एक defined legal relationship के हवाले से हो, contractual भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. Mostly it is contractual.
And lastly, it has to be a subject matter which is capable of being settled by arbitration. इसकी एग्जांपल ये है कि criminal matters are not arbitrable. They have to be dealt by the litigation. आप ऐसा नहीं हो सकता एक बंदे ने दूसरे का कत्ल किया तो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं वो उसमें एग्रीमेंट पे बैठ के तो वो कोर्ट से डील करेंगी. तो इट हैज़ टू बी अ सब्जेक्ट मैटर विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन. मोस्टली कमर्शियल मैटर्स होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है. सिमिलरली आर्टिकल 5 के अंदर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉलो करनी होती हैं. दैट द पार्टीज हैव टू हैव लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू आर्बिट्रेशन and they have to satisfy the legal requirements under the law applicable to them. अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल द सब्सटेंटिव लॉ दैट वाज चोजन बाय द पार्टीज. एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लॉ अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से क्या पार्टीज के लीगल कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. फॉर एग्जांपल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में माइनर्स नहीं कर सकते. दैट ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल उनके गार्डियंस हो ना हो, बट उसको अगर हम अकाउंट में ना लें तो माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दे कैन नॉट गो इनटू आर्बिट्रेशन. तो उनके पास लीगल कैपेसिटी नहीं है. तो सिमिलरली दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास एक और ये है कि अवार्ड हैज़ टू बी वैलिड अंडर द लॉ वेयर इट हैज़ टू बी इन्फोर्स्ड. इस पे दोबारा हम हमारी डिटेल डिस्कशन कर ली होगी तो आई विल जस्ट लीव दिस मैटर फॉर टुमारो. लेट्स कम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. अब आर्बिट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट अगेन डिपेंड्स ऑन द आर्बिट्रेशन बीइंग एड हॉक आर्बिट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. अगर एड हॉक है वंस अगेन पार्टीज सब कुछ डिसाइड करेंगी कि कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर कौन होगा. लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है तो ये सारा कुछ डिफाइंड होगा बाय द इंस्टीट्यूट. कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसके रूल्स डिफाइन करेंगे. Normally it has to be selected very early in the process, क्योंकि जब तक arbitrators ही नहीं, आप आगे कैसे जाएंगे. dispute resolve ही arbitrators ने करना है. तो the first thing you need to do is to appoint the arbitrators. अब arbitrators appointment किस तरह से होती है, that is dealt by the rules. अब normally ये होता है कि या एक arbitrator appoint किया जाता है या 3 arbitrators appoint किए जाते हैं. सोल आर्बिट्रेटर होगा तो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर भी वही होगा, वो एक ही बंदा होगा जिसने सब कुछ डिसाइड कर ले. अगर 3 आर्बिट्रेटर्स हों तो नॉर्मली ये होता है कि 2 आर्बिट्रेटर्स जो हैं, एक पार्टी क्लेमेंट डिसाइड कर लेगी कि एक आर्बिट्रेटर कौन है, एक आर्बिट्रेटर रिस्पोंडेंट डिसाइड कर ले. अब पार्टीज ने 2 आर्बिट्रेटर डिसाइड कर लिए, तीसरा आर्बिट्रेटर अभी रहता है. अब क्योंकि पार्टीज ने खुद सेलेक्ट किए एक एक आर्बिट्रेटर, तो एक हमें फॉर एग्जांपल न्यूट्रल इन द सेंस चाहिए होगा आर्बिट्रेटर जो पार्टी से लिंक ना हो. तो कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह करते हैं कि वो रेफर कर देते हैं कि जो 2 आर्बिट्रेटर्स अभी तक डिसाइड किए गए हैं वो खुद एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर डिसाइड कर ले. कुछ इंस्टीट्यूट्स ये कहते हैं कि जो उन इंस्टीट्यूट्स का अपना एक एडमिनिस्ट्रेरियल फ्रेमवर्क है उसके तहत वो इंस्टीट्यूट खुद अपॉइंट करेगा, आर्बिट्रेटर्स पे ये मामला नहीं छोड़ेगा कि प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर कौन है. अब प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल अब 3 आर्बिट्रेटर्स हैं और टाई हो रहा है 2 आर्बिट्रेटर्स के बीच में, तो जो डिसाइडिंग वोट होगा वो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर का होगा कि मैटर किस की फेवर में जाएगा, क्लेमेंट की फेवर में जाएगा या रिस्पोंडेंट की फेवर में जाएगा. Some factors which need to be considered with respect to the appointment of arbitrators are their independence and impartiality. इसमें फॉर एग्जांपल जनरली एक रिक्वायरमेंट बल्कि लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि पार्टीज अगर चूज कर रही है या अगर प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर है फॉर एग्जांपल, इट इज सब्जेक्टिव टू द रूल्स दो, लेकिन जनरली ये होता है कि नेशनैलिटी आर्बिट्रेटर की वो नहीं होनी चाहिए जो पार्टी की अपनी है, just to ensure independence and impartiality. Similarly, आपने इंश्योर करना है कि क्रेडिबल आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो रहे हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो, करप्ट ना हो, एक्सपर्ट हो वो विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर द डिस्प्यूट, उनकी अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस हो. अब आपने सेलेक्ट कर लिया, बंदा ही गायब है, फ़ायदा क्या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का. सिमिलरली ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है फॉर अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर्स. नाउ दिस द सेम पॉइंट के या तो वो सोल आर्बिट्रेटर होगा या 3 पर्सन ट्रिब्यूनल होगा, दोनों के अपने फायदे या नुकसान है. सोल आर्बिट्रेटर है तो एक ही बंदा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिलेटिवली क्विकर होगी क्योंकि एक ही बंदे को कन्विंसिंग करनी है दोनों पार्टी से. 3 पर्सन ट्रिब्यूनल है तो डाइवर्स तो होगा ट्रिब्यूनल, फ़ायदा है कि हमारे पास मुख्तलिफ आर्बिट्रेटर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट्स आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा साउंड लीगल कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं. लेकिन उसका नुकसान ये है कि क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लैग आ सकता है और टाइम लग सकता है.
नॉमिनेशन मॉडल्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इट डिपेंड्स कि पार्टीज किस तरह अपॉइंट कर रही है, इंस्टीट्यूट किस तरह रूल्स में प्रोवाइडेड हो द अपॉइंटिंग प्रोसीजर। अब इनकी ड्यूटीज क्या है? The basis of duties of arbitrators is derived from firstly the parties agreement। हो सकता है आर्बिट्रेशन क्लॉज में स्पेसिफिकली उन्होंने कोई ड्यूटी डिफाइन की हो, या फिर उनकी ड्यूटीज डिफाइंड है विद इन द रूल्स जो पार्टीज ने ऑप्ट किए हैं विद इन द आर्बिट्रेशन क्लॉज। सेकेंडली विद इन द एप्लीकेबल लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ चूज किया गया है या फिर जो सीट चूज की गई है, जो प्रोसीजरल लॉ गवर्न कर रहा है, उस लॉ के अंदर डिफाइन की जा सकती है कुछ ड्यूटीज। एंड देन वी हैव सॉफ्ट लॉज, एथिकल ड्यूटीज है। फॉर एग्जांपल आईबीए कोड ऑफ एथिक्स जो हमारे पास मौजूद है वो क्या कहता है, उसके हवाले से हमारे पास कुछ ड्यूटीज है जो फॉलो करनी है आर्बिट्रेटर्स ने। As I previously said, they are bound to be independent and impartial. They have to ensure the due process, the entire process of arbitration के equal treatment offer किया जाए, equal opportunity to present the case दी जाए, and similarly उन्होंने due care देनी है to the entire process. This is subject to the choosing ICC as your institute, क्योंकि ये Article 22 सब clause 1 of ICC rules है। हो सकता है सेम प्रोविजन एग्जिस्ट करती है दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। तो कहता ये कि रीजनेबल स्पीड है, ना बहुत ज्यादा जल्दी में आपने डिसीजन देना है, ना बहुत ज्यादा डिले लाना है, रीजनेबलनेस के साथ चलना है। अब सिमिलरली जो सारी ड्यूटीज है बेसिकली दे आर डिफाइंड विद इन द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। नाउ जनरली द आर्बिट्रेटर्स आर सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। आईबीए गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आर्बिट्रेटर ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट आर विद इन अ डाउट कि दे कैन बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल और नॉट, तो इट इज़ बेटर दैट दे डिक्लाइन अपॉइंटमेंट। और इसी हवाले से उन्होंने एक स्टॉप लाइट कोडिंग मैकेनिज्म बताया है जो मैं अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। एंड लास्टली एविडेंट पार्शियलिटी एंड द अपीयरेंस ऑफ बायस, कि अगर नजर आ रहा है कि पार्टीज के हवाले से कि वो न्यूट्रल नहीं रह पा रहे, पार्शियलिटी या इम्पार्शियलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे और बायसनेस आ रही है, तो इट इज़ बेटर according to the IBA guidelines that arbitrators refrain from being appointed themselves out of their good faith। और इसके अलावा उनकी एक continuing obligation है to disclose potential conflicts of interest that they have, for example any kind of relationship with any party, any sort of link with any party। तो इस तरह की कोई भी अगर फैक्टर एग्जिस्ट करता है they are bound to disclose it। अगर नहीं करते और ये चीज़ बाद में डिस्कवर होती है तो ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड इस चीज़ को आगे लाया जा सकता है बिफोर अ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट्स ने इन्फोर्स करवाना होता है अवार्ड को, आर्बिट्रेटर्स ने नहीं करवाना। उन्होंने सिर्फ एक अवार्ड इशू करने हैं, उसके बाद वो रिकग्नाइज और इन्फोर्स कोर्ट्स ने करना है। अब कोर्ट के सामने अगर ये चीज़ आ जाए कि आर्बिट्रेटर इम्पार्शियल नहीं था तो वो उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। Lastly, as I've just said that each party can challenge the other's nominee, typically on the grounds of actual or apparent bias। तो अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है either during the arbitration or either during the recognition or enforcement of arbitral award। And lastly, the stoplight coding mechanism. Red indicates the arbitrator should not act, and towards the green they are allowed to act, and lastly they do not have any duty to disclose। So red, which is a non-waivable obligation, the arbitrator should not act and should not be appointed अगर वो रेगुलर एडवाइस देता रहा है किसी भी एक पार्टी को इन द पास्ट, या फिर उसका कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इनकम का सोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है कोई भी पार्टी, तो इट इज obligation for them, an obligation for them that they should not act as an arbitrator। सिमिलरली अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उनके वकील रहे हैं, या फिर आर्बिट्रेटर के ऊपर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस है किसी पार्टी का, तो दे आर नॉट सपोज टू बी एन आर्बिट्रेटर फॉर दैट डिस्प्यूट। अब रेड वाला केस इन वेयर इट इज वेवेबल वेयर द आर्बिट्रेटर मे एक्ट अगर पार्टीज एग्री कर जाए। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर का खुद डिस्प्यूट से कोई ताल्लुक है, डिस्प्यूट में कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आर्बिट्रेटर खुद एक पार्टी बन सकता है या नहीं बन सकता, तो पार्टीज की विल पे डिपेंड करता है कि वो चूज कर रहे हो उस आर्बिट्रेटर को या नहीं कर रहे, क्या उसका कोई इंटरेस्ट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इन केसेस में डिपेंड करते हैं ऑन द पार्टीज कि वो उस आर्बिट्रेटर को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। ऑरेंज केसेस वो हैं जिसमें आर्बिट्रेटर्स शुड डिस्क्लोज दैट फैक्ट एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्शंस ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टीज ऑब्जेक्ट कर दें अपॉन दैट डिस्क्लोजर तो वो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट नलीफाई हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईडीए। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने करंट सर्विसेज दे रहे हैं इन एनी अदर लीगल केस गोइंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर पहले वो दे चुके हैं किसी भी एक पार्टी को, या फिर
आर्बिट्रेटर की खुद एक पोजीशन है इन दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कि वो अपने आप को फेवर कर दे खुद ही। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशनल रूल ये कहता है कि अगर दो आर्बिट्रेटर्स पार्टीज ने लगा दिए तो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट लगाएगा। अब ये बंदा आर्बिट्रेटर के तौर पे भी सर्टिफाइड है और यही बंदा अपॉइंटिंग अथॉरिटी में भी बैठा हुआ है तो अपने आप को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे। तो ऐसे केसेस में he has to disclose it to the parties and then it depends on them कि वो ऑब्जेक्ट करते हैं या नहीं करते। एंड लास्टली उसका फिर से वही इन्फ्लुएंस वाला पार्ट आ रहा है कि आर्बिट्रेटर का और पार्टीज के दरमियान ऐसा लिंक एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो एक दूसरे को। एंड लास्टली ग्रीन, which is a symbol के the arbitrator can act regardless of any situation and he has no duty to disclose any fact. Previous services against a party, for example जो parties आई हुई हैं उनके खिलाफ वकील रह चुके हैं या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं दूसरे आर्बिट्रेटर्स के खिलाफ या उनके वकीलों के साथ जो उस केस में मौजूद हैं, तो ऐसे केसेस में कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डिस्क्लोज भी करें पार्टीज को एंड दे कैन बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। तो दैट वाज बेसिकली द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अगर हम थोड़ी सी समरी देख लें तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है ये किया कि बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें हमारे पास मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन है, आर्बिट्रेशन है, और भी इन सारों का आपस में कंपैरिजन और लिटिगेशन के साथ कंपैरिजन। फिर हमने टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन देखी कि वो पार्टीज के हवाले से, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से और इंस्टीट्यूशन के हवाले से किस तरह से टाइप्स हैं उनकी। फॉर एग्जांपल प्राइवेट पार्टीज हो सकती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं या फिर दो स्टेट्स हो सकती हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन हो सकती है, एंड लास्टली विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशन एड हॉक आर्बिट्रेशन होगी या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होगी। उसके बाद हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन क्लॉज पे बात की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसकी बेसिस पे आर्बिट्रेशन लॉन्च होगी, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आर्बिट्रेशन किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। एंड लास्टली वी मूव ऑन टुवर्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सोल आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रूल्स। इफ इट इज अ डॉग डिपेंड्स ऑन द पार्टीज। एंड लास्टली ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स क्या थी वो भी डिस्कस होंगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। Yes, Mohammed Umar. Sir, generally, am I audible? Yes, yes. जनरली हमारे पास ये रूल होता है कि प्रोसीजरल लॉ ऑफ द आर्बिट्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द लाइक टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। इफ वी आर अडॉप्टिंग फॉर द एड हॉक आर्बिट्रेशन तो वो पार्टीज डिसाइड करती हैं कि कौन सा प्रोसीजर लॉ है। अगर इंस्टीट्यूशनल है तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल लॉ ही हमारे पास प्रोसीजर लॉ होता है। बट सब्सटेंशियल लॉ हमारे पास लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से आर्बिट्रेशन का सब्सटेंशियल लॉ अलग हो सकता है या लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का लॉ सेम होगा इसके साथ? अच्छा, तो उमर बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो गवर्निंग लॉज हैं जो आर्बिट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहे हैं। फर्स्टली गवर्निंग लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडली गवर्निंग लॉ ऑफ द आर्बिट्रेशन which is the lex arbitri or the procedural law of arbitration, and thirdly the substantive law of arbitration. अब जो substantive law of arbitration है और जो substantive law of the contract है जनरली वो सिमिलर होते हैं और उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन का एज सच कोई रोल नहीं होता विद इन आर्बिट्रेशन क्योंकि मेरिट्स ऑफ द केस आर डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट हो रहा होता है द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ही ऊपर। तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मेनली रेगुलेट किए जाते हैं और जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की जाती है। तो दैट इज़ बेसिकली द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। I hope it clarifies your question. यस सर, एग्जैक्टली मुझे समझ आ गई सर। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि जो आपने विस्मूट की जो प्रॉब्लम आपने शेयर की, करंटली नस्ट से नेशनल राउंड्स होल्ड कर एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इट जी इन इट। तो इसमें जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, लाइक दिस इज आवर केस राइट नाउ एंड वी आर प्रिपेयरिंग द मेमो फॉर बोथ रिस्पोंडेंट एंड क्लेमेंट इन दिस केस। तो इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज में अगर हम गौर करें तो दैट इज एसिमेट्रिकल इन नेचर बिकॉज क्लेमेंट को सिर्फ ये बायर को राइट दिया गया है कि वो आर्बिट्रेशन के
इन्वोक कर सकता है। डोंट यू थिंक कि ये एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन क्लॉज जस्ट लाइक दिस वन, ये हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी और पार्टी ऑटोनॉमी के बिल्कुल ऑपोजिट है? यस। अच्छा, तो उमर, बेसिकली मैं खुद भी नेस्ट की टीम का कोच हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा गाइड भी आपको कर दूंगा कि हाँ, ये एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन क्लॉज तो है ऑन द ग्राउंड्स के इसने एम्पावर कर दिया एक ही पार्टी को कि वो रेफर कर सकता है द मैटर टू आर्बिट्रेशन। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पार्टी ऑटोनॉमी से इस तरह कि जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरह से बनाया जा सकता है कि पार्टीज ने खुद ही एग्री किया था कि उन्होंने सारा जो राइट टू रेफर अ मैटर टू आर्बिट्रेशन है वो बायर को दे दिया। अब ये सेलर ने इन्फोर्स नहीं करवाया या बायर ने इन्फोर्स नहीं करवाया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बना है फ्रीली दोनों पार्टीज ने साइन किया है, तो पार्टी ऑटोनॉमी तो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी है। अब देखते हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ के दोनों पार्टीज को चाहे कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। अब इशू ये है कि अब यहाँ पे हमारी थ्योरेटिकल डिबेट्स आ जाती हैं। अब इसमें आप थोड़ी सी अगर रिसर्च करें ना, मुख्तलिफ स्कॉलरली ओपिनियंस मिलेंगे जो कहीं पे पार्टी ऑटोनॉमी को फेवर करेंगे और कुछ ऐसी स्कॉलरली ओपिनियंस होंगी जो इक्वल ट्रीटमेंट को फेवर करेंगी। तो अब ये लीगल आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को सुपरसीड करवा जाते हो दूसरी चीज़ के ऊपर। तो एसिमेट्रिकल आर्बिट्रेशन क्लॉज जनरली पैथोलॉजिकल होते हैं और वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं और इनकी बेसिस पे आर्बिट्रेशन कोलैप्स करवाई जा सकती है। But then again, it boils down into a debate between party autonomy and equal treatment of parties. इसमें जस्ट अ टिप, आई होप कि आपके कोचेस ने भी आपको बताया कि बेस्ट मेमोज हमारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो इफ़ यू रेफर टू देम देयर आर ऑलरेडी प्री डेवलप्ड आर्ग्यूमेंट्स जिनके थ्रू आप अपनी रिसर्च को मजीद इनहेंस भी कर सकते हो। थैंक यू सर, आई अंडरस्टूड। होप इफ यू आर कंफर्टेबल, मे आई आस्क सर, कौन सी टीम के कोच कर रहे हैं आप? मैं नेक्स्ट कोई कोच कर रहा हूँ। होपफुली विल सी यू सून। See you soon, sir. Thank you. Alright, so are there any other questions? सर पार्टिसिपेंट की तरफ से एक और भी क्वेश्चन है कि मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस है? Alright. अच्छा, वैसे जनरली इफ यू सी विद रिस्पेक्ट टू इट बीइंग एन एडीआर, मीडिएशन और कंसिलिएशन में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब फर्क आता है कहाँ पे है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट बीइंग अ बाइंडिंग नेचर, ऑफ इट बीइंग ऑफ अ बाइंडिंग नेचर और नॉट। मीडिएशन में मॉडर्न ट्रेंड ये है कि अब इसको बाइंडिंग डिक्लेयर करवाया जाता है बाय द virtue ऑफ एग्रीमेंट्स। कंसिलिएशन में ऐसा सच नहीं है। कंसिलिएशन इज मोर सिमिलर टू नेगोशिएशन, although there is a third party which acts as a conciliator, similar with mediation जिसमें mediator होता है as a third party, but mediation can be binding but conciliation is not.